हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम फाइज़ा सिद्दीकी और आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये दिसंबर 2024 का पेपर है जो कि 14 दिसंबर को हुआ था एग्ज़ाम हमारा। सेट बी है और पेपर 2 है। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वुड एडवोकेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन अग्री विद? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन को अग्री करता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से एग्री करता है? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है? चिल्ड्रन आर अ डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज दैट होल्ड इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ वट दे वुड बिकम एज एडल्ट्स रादर देन वट दे आर एज चिल्ड्रन। इस स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं, सेंटेंस ये कह रहा है कि चिल्ड्रन जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है वट दे आर एज चिल्ड्रन, बल्कि क्या वो बनेंगे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात ठीक नहीं है। चिल्ड्रन व्हाट दे आर एज चिल्ड्रन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड व्हाट दे विल बिकम वो भी इम्पॉर्टेंट, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। बच्चों का ये नहीं कि जो बचपन है उसको जल्दी से ऐसे ही जल्दी से बड़े हो जाएं, लेकिन अच्छे बड़े होके अच्छे इंसान बने, अभी चाहे कैसा भी उनका बचपना गुजर जाए। ये बात ठीक नहीं है। सो फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट। सेकेंड है चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड एंड सोसाइटी करप्ट्स देम, कि मतलब चिल्ड्रन इनेटली तो ठीक होते हैं लेकिन जो सोसाइटी है वो करप्ट कर देती है। तो ये भी बात गलत है। ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी करप्ट करे उन्हें। सोसाइटी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देती है बच्चों पर। चिल्ड्रन आर नेचुरली अनसिविलाइज, देखो नेचुरली अनसिविलाइज तो होते नहीं है बच्चे, तो ये तो गलत हो गई बात। चिल्ड्रन आर बॉर्न इन अ सोशल कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एंड दिस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस देयर डेवलपमेंट। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे जो हैं वो सोशल इकोनॉमिक कल्चरल इस सब कॉन्टेक्स्ट में बढ़ते हैं और ये सब उन्हें इन्फ्लुएंस करता है उनका डेवलपमेंट पे। तो ये बात ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या बात गलत आ गई? अनसिविलाइज्ड बात गलत है। सोसाइटी करप्ट्स देम, सोसाइटी करप्ट नहीं करती है। और यहाँ पे क्या है कि व्हाट दे वुड बिकम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन व्हाट दे आर एज चिल्ड्रन। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो फोर्थ होगा कि चिल्ड्रन आर बॉर्न इन अ सोशल कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एंड दिस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस देयर डेवलपमेंट। ठीक, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंजेस इन इमोशन, सेल्फ परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स with families, peers and friends are studied under डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। कौन सी डोमेन है डेवलपमेंट की जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं? देखो लिंग्विस्टिक से कोई मतलब नहीं है। ठीक, और कॉग्निटिव डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में जो है वो इमोशन से कोई लेना देना नहीं है हमारा। लेकिन जो साइको सोशल एक ऐसी चीज़ है जो सब में आ रही है, इमोशन में भी, सेल्फ परसेप्शन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सारी चीज़ों में साइको सोशल आ रही है। फिजिकल से इमोशन का कोई मतलब नहीं है, कॉग्निटिव से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है, लिंग्विस्टिक से सेल्फ परसेप्शन का कोई मतलब नहीं है। सो कहाँ पर आ जाते हैं हम? साइको सोशल। साइको सोशल इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर। Next is the behaviors, interests, attitudes, skills and personality traits that a culture considers appropriate for specific gender are referred to as। मतलब एक हमारी सोसाइटी है, एक कल्चर है, वो ये कह रहा है कि कुछ रोल्स इस जेंडर के होते हैं और कुछ रोल्स इस जेंडर के, कि मतलब जो खाना पकाने वाली चीज़ें हैं वो लड़की करती है और जो कमाता है वो लड़का है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? हम जो ये रेफ़र कर देते हैं कि ये वाला काम इस जेंडर का है, ये वाला इसका, तो उसको हम क्या कहते हैं? जेंडर रोल्स। जेंडर आइडेंटिटी नहीं कहेंगे हम, जेंडर रोल्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है कि हम इनेटली उस चीज़ को लेकर पैदा हुए हैं। तो जेंडर आइडेंटिटी में तो नहीं लिखा गया कि अगर लड़की है तो मतलब उसे खाना पकाना ही पसंद होगा, या लड़का है तो उसे कमाना ही पसंद है, उसे और कोई चीज़ पसंद नहीं है। लड़के भी ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हम सिंगिंग सीखें। अब ज़रूरी तो नहीं है सिंगिंग सीखने में उन्हें शुरू से ही फ़ौरन ही पैसा मिलने लगे। ठीक है। तो ये जो जेंडर रोल्स क्रिएट कर दिए हैं कि नहीं लड़के को बड़े होकर कमाना ही है, उसी बेसिस पर हम उसे जज करेंगे, और लड़की को खाना पकाना है उस बेसिस पर हम लड़की को जज करेंगे। तो ये कल्चर ने डेवलप किया है, ये इनेटली जेनेटिकली नहीं होता है। सो जेनेटिकली अगर नहीं होता है तो जेंडर आइडेंटिटी नहीं हुआ, इसका मतलब ये जेंडर रोल्स हुआ। तो सेकेंड या थर्ड में से कोई ठीक ऑप्शन दिख रहा है?
फर्स्ट को काट दो, फोर्थ को काट दो, ठीक। फिर कौन सा बचा हमारा, जेंडर रोल्स कल्चरली डिफाइंड, जेंडर रोल्स जेनेटिकली डिटर्मिन्ड। फिर हमारे क्या आता है, आर रेफर टू एज एंड आर, मतलब जेनेटिकली डिटर्मिन्ड होते हैं क्या, नहीं, जेनेटिकली तो डिटर्मिन नहीं होते। मतलब कि कोई लड़की पैदा हुई है तो उसके जीन्स में, उसके डीएनए में ये लिखा हुआ है कि नहीं भाई हमें तो घर ही में ही रहना है या हमें खाना पकाना पसंद है। ज़रूरी नहीं है लड़की को, मैं मानती हूँ बहुत सारी लड़कियों को पसंद होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबको ही पसंद हो, या हर लड़के को ये बात पसंद हो कि हमें जो है बाहर जाके खूब सारा पैसा कमाना है। सो जेनेटिकली डिटर्मिन नहीं है, ये कल्चरली डिफाइंड बात है। जेंडर रोल्स पहला आ जाएगा और सेकंड क्या होगा, कल्चरली डिफाइंड। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ इज इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम all curriculum adaptations should be directed to lower the educational standards for special children। assertion क्या कह रहा है कि इंक्लूसिव क्लासरूम किसे कहते हैं, जिसमें हम सारे बच्चों को इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, डिसेबल्ड हो, ऑटिस्टिक हो, मतलब हर तरीके का बच्चा उस क्लासरूम में इंक्लूड किया जाएगा, उसे इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं। तो इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर करिकुलम ऐसा अडेप्ट करना चाहिए जिससे एजुकेशनल स्टैंडर्ड नीचे हो जाए, कमतर हो जाए स्पेशल चिल्ड्रन के लिए। तो ये मानना तो बहुत ही गलत बात है कि स्पेशल चिल्ड्रन जो है एजुकेशन में अच्छा नहीं कर सकते, हम यही सोच के तो एजुकेशन स्टैंडर्ड को नहीं चलाएंगे। तो असर्शन बिल्कुल गलत है, असर्शन फॉल्स है। स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स, ये बात भी बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा देखा जाता है कि जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं उनका एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है जिसे जो उन्हें इंटेलिजेंट बना देता है किसी चीज़ में, म्यूज़िक में म्यूजिकल इंटेलिजेंस उनके पास आ जाती है, या ड्राइंग बहुत अच्छी वो लोग करते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि मेन स्ट्रीम स्कूल में वो अच्छा ना कर पाएँ। तो दोनों चीज़ें गलत हैं, बोथ ए एंड आर false। Next is fifth question। As per Jean Piaget's theory of cognitive development, previous knowledge doesn't play any role in the process of learning। ये बात गलत है, वो previous knowledge की बात करते हैं, prior knowledge की। Next is biological factors such as maturation don't play। नहीं, maturation भाई play करता है, maturation की वो बात करते हैं जीन पियाजे अपनी थ्योरी में। Next is learning experiences depend on children's current level of cognitive functioning। ये क्या कह रहे हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो डिपेंड करते हैं कि किस लेवल की कॉग्निटिव फंक्शनिंग हो रही है बच्चे के साथ। और मेमोराइजेशन शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर लर्निंग, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। मेमोराइजेशन कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं करनी चाहिए ओवर लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस से बहुत अच्छी लर्निंग होती है। सो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिपेंड ऑन चिल्ड्रंस करंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, ठीक। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। लिव वाइगोट्स्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज इफेक्टिव adoption to the environment process, a collaborative process, an individual activity, a unified process। देखो, लेव वाइगोट्स्की जो है वो ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में पढ़ाई की, सोशल लेवल की। तो हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी लेव वाइगोट्स्की नाम आए फ़ौरन तुम सोशल वर्ड याद रख लेना कि सोशल से रिलेटेड जो भी आंसर होगा वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर ठीक है, कोलैबोरेटिव। मतलब ये कौन सी बात करते हैं, व्यूज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज कोलैबोरेटिव प्रोसेस, मतलब साथ में बैठकर सीखने को ये ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। While proposing the relationship between language and thinking process, Lev Vygotsky conceptualized language as independent domain which is not related to cognition। ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज को इन्होंने इंडिपेंडेंट डोमेन माना है जो कि कॉग्निशन से रिलेट नहीं करती। तो ये बात गलत है, वो रिलेट करती है। कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट्स कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज, एक कल्चरल टूल है जो है कॉग्निशन को बहुत तरीकों में फैसिलिटेट करता है। ये बात एक हद तक ठीक लग रही है। फॉर्म ऑफ ईगोसेंट्रिक स्पीच, नहीं, ईगोसेंट्रिक की बात नहीं करते, ये जो बेसिक नीड्स पे करती है, नहीं, बात गलत है। हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ, नहीं, हिंड्रेंस नहीं है ये तो, और उसको बढ़ावा देती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट्स कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज। सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। देखो परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन क्या होता है कि बच्चे ने ये सोचा है कि ये मेरा गोल है, मुझे इतने मार्क्स लाने हैं या मुझे उस बच्चे से बेहतर करना है, मुझे अपने फाइनल एग्ज़ाम में 90% प्लस मार्क्स चाहिए या 90% चाहिए या 85 चाहिए, वो उसने अपना गोल बनाया है। तो वो इस बात का कौन सा एग्जाम्पल है इन 4 स्टेटमेंट में? अ स्टूडेंट स्टडीज़ हार्ड टू फर्दर हर ओन ग्रोथ, ठीक है बात। अ स्टूडेंट स्टडीज़ हार्ड टू अचीव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक, ये एक छोटी सी बात हो गई कि एक टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से याद कर लिया। अ स्टूडेंट स्टडीज़ हार्ड टू गेट अ गुड ग्रेड एंड बी बेटर देन अदर्स, कि मतलब एक अच्छा सा बहुत अच्छा ग्रेड हम लाए और औरों से हम बेहतर हो गए। या स्टूडेंट स्टडीज़ हार्ड टू लर्न एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द टीचर, एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द टीचर में बात आ रही है कि हमने कहीं और से फिर कुछ पढ़ा ही नहीं, सिर्फ टीचर से ही पढ़ा, तो ये बात गलत हो गई, ठीक है। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक में बस एक चीज़ आ गई कि बस हमने एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, नहीं वो बात नहीं हो रही है। फर्दर हर ओन ग्रोथ की बात जब होगी जब परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन अगर यहाँ नहीं होता तो हर ओन ग्रोथ सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन कहते किसे हैं कि हमने कितना बेहतर किया, हमने कितना अच्छा ग्रेड लाए। तो द आंसर वुड बी अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू गेट अ गुड ग्रेड एंड बी बेटर देन अदर्स, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फॉलोइंग लेव वाइगोट्स्कीज आइडियाज टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल टीचिंग की लेव वाइगोट्स्की बात करते हैं। डिस्करेज द यूज़ ऑफ कल्चरल टूल्स टू स्टूडेंट्स, नहीं कल्चर की तो बहुत प्रभावित थे, कल्चर को लेकर कल्चर की तो बहुत बात करते थे, सो ये तो गलत हो गया। डिसेमिनेट द नॉलेज टू बी मेमोराइज्ड, नहीं मेमोराइजेशन को बुरा मानते थे, मेमोराइज्ड की वो बात नहीं करेंगे। encourage students to compete with each other, नहीं कंपटीशन की भी वो बात नहीं करते थे। सो द करेक्ट आंसर वुड बी practice reciprocal teaching with her students, that would be the correct answer. Next is which of the following are effective strategies to teach new concepts, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो सबसे इफेक्टिव है नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने के लिए? प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल्स, हाँ ठीक बात है। प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल्स, ये भी ठीक बात है। प्रोमोटिंग थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स अमंग्स कॉन्सेप्ट, ये भी ठीक बात है कि मतलब हमने रिलेशनशिप जो कॉन्सेप्ट है उनको मिला दिया, जोड़ दिया, उनके बारे में रिलेशनशिप बता दी, तो ये तो तीनों तो ठीक लग रहे हैं। गिविंग अ डेफिनेशन एंड इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रोट मेमोराइज इट, नहीं ये बात गलत है, रोट मेमोराइजेशन कहीं पर भी इनकरेज नहीं किया जाता है। तो हमें ऐसा देखना है जिसमें ये शुरू के 3 आ रहे हों। देखो यहाँ पर 4 आ रहा है तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 4 गलत है, यहाँ पर 2 है ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी 2 है। सिर्फ 4th ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों को दिया गया है, प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल्स, नॉन एग्जाम्पल्स और दोनों के बारे में रिलेशनशिप। सो 4 बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 11th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल्स, कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें स्टूडेंट और टीचर जो है अपने रोल्स को चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं? कंडीशन लर्निंग में नहीं करते, एक्सपोजिटरी में नहीं करते, रिसेप्टिव नहीं करते, रेसिप्रोकल में करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है रेसिप्रोकल का मतलब ही उल्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज Fiza analyzes that she has more problems in learning topic X than in learning topic Z because she is interested in topic Z. जाहिर सी बात है उसने ये ध्यान दिया कि मुझे टॉपिक X में तो दिक्कत आ रही है लेकिन टॉपिक Z में बहुत अच्छे से पढ़ पा रही हूँ क्योंकि उसे टॉपिक Z में ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड इज पेइंग फोकस अटेंशन टू इट, और वो उसको अटेंशन भी दे रही है जब उसको मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्ट्रक्ट डिस्क्राइब्स फिजाज एबिलिटीज़ टू एनालाइज हर थिंकिंग? कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, मेटाकॉग्निशन, मेमोरी, कॉग्निशन। देखो मेमोरी को तो हटा दो, मेमोरी का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, वो अपने बारे में और सोच रही है, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, तो इसको क्या कहते हैं? मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन किसे कहते हैं? कि अपनी सोच को और सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है। सो मेटाकॉग्निशन विल बी द करेक्ट आंसर। हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोपोजेस दैट, जो हावर्ड गार्डनर थे उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, बहुत मशहूर थ्योरी है और इससे हमेशा क्वेश्चन आता है।
इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रिडिक्ट एकेडमिक सक्सेस। ये क्या कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो सक्सेसफुली प्रिडिक्ट कर सकती है एकेडमिक सक्सेस, कि बच्चा कितना फिर सक्सेसफुल बनेगा अपनी एकेडमिक लाइफ में। तो ये बात गलत है, ये हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं कही है। इंटेलिजेंसेस चेंज ओवर टाइम। हाँ, ये बात ठीक है कि इंटेलिजेंसेस जो है वो चेंज होती रहती हैं हल्के हल्के, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसकी इंटेलिजेंस चेंज भी होती रहती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन में मैथमेटिक्स अच्छी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाती है। इंटेलिजेंस इज़ प्राइमरीली इनहेरिटेड। नहीं, ये बात गलत है। ज़रूर मतलब एक हद तक बात सही है कि इनहेरिट करता है। बहुत सारी ऐसी इंटेलिजेंसेस होती हैं, जैसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, माँ बाप दोनों सिंगर है तो चांसेस ये हैं कि बच्चे की आवाज़ भी अच्छी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ठीक है, इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली एंड प्रिडिक्टेड। नहीं, हम एक्यूरेटली और प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इंटेलिजेंस को। सो द करेक्ट आंसर वुड बी इंटेलिजेंसेस चेंजेस ओवर टाइम। द सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। While there exists a possibility of intra-group individual differences, yet most students with autism, ये क्या कह रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते हैं, मतलब बच्चे आपस में अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? दे परफॉर्म सुपीरियर स्किल्स ऑफ इमेजिनेटिव प्ले, एक्वायर एडवांस सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी। ये तो बिल्कुल गलत है। सोशियो इमोशनल वो बिल्कुल नहीं होते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल नहीं दिखा पाते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट एडवांस कम्युनिकेशन, नहीं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ख़राब होते हैं, उनको बोलने में दिक्कत आती है। एक्सप्रेस स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू रूटीन और स्टेप्स। ये बात ठीक है कि अगर स्ट्रिक्टली उनसे कहा जाए कि आपको ये वाला रूटीन फॉलो करना है तो वो नहीं कर पाएंगे। सो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए क्या कह रहा है? क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर एंड स्ट्रेस कीप्स स्टूडेंट्स ऑन देयर टोज। ये बात बिल्कुल गलत है। फियर और स्ट्रेस से कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा ठीक से। एक वक्ती तौर के लिए वो रट ज़रूर लेगा, लेकिन वो कभी समझेगा नहीं उस चीज़ को, अगर आप सिर्फ डरा के उसे पढ़ा रहे हैं। तो ये तो गलत हो गया। लर्निंग इज़ गवर्नड ओनली बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। नहीं, इंट्रिंसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सट्रिंसिक से। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। अगर नहीं पता है तो मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की। उस प्लेलिस्ट में शुरू से आखिर तक पूरा सिलेबस कवर है। अगर आप वो पूरा कवर कर लेंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके 20, 23, 24 प्लस मार्क्स आराम से आ सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर तो दोनों ही बातें गलत हो रही हैं। बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन पर चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंक्लूजन। इंक्लूजन का वही मतलब है कि हम सबको इंक्लूड करके चल रहे हैं। उसका क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? ये असर्शन है लोकेश हैज़ ट्रबल विद क्लासिफाइंग वन कंसेप्ट एज अ सबसेट ऑफ अनदर। मतलब इसको सबसेट वाले कंसेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि जैसे दिल्ली जो है वो इंडिया का सबसेट है। सबसेट मतलब कोई बड़ी चीज़ की छोटी चीज़। और रीजनिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशंस अफेक्ट मेमोरी एंड लर्निंग कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशंस अफेक्ट मेमोरी। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, आप अपने टीचर से डर नहीं रहे हैं, बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और लर्निंग कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, कि आप सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग भी कर पाएंगे। सो इसका क्या आंसर होगा कि देखो बात तो दोनों की सही है, ए और आर दोनों सही है, तो फॉल्स वाला तो कट जाएगा। दिस इज़ रॉन्ग। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये वाला भी कट जाएगा। ठीक है। अब हमारे सेकंड और थर्ड बचे। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और दूसरा है आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हमारा कौन सा ठीक होगा कि आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि देखो ये वाली बात कुछ और हो रही है और आर की बात कुछ और कर रहा है। वो बात कर रहा है कि मुझे सबसेट में दिक्कत आ रही है, और रीजनिंग क्या कह रहा है कि इमोशंस जो हैं वो इफेक्ट करते हैं मेमोरी को। तो इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्टली डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक का क्या मतलब है कि टीचर डायग्नोस कर रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बच्चे में।
ये कोई फाइनल एग्जामिनेशन नहीं होता है, या डायग्नोस का मतलब ही ये है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपकी बीमारी को डायग्नोस करता है, इसी को डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। कि जैसे टीचर ने खड़े खड़े एकदम से क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, वो पता करना चाह रहा है कि आपको कितना आता है जितना पढ़ा दिया है। ठीक है, तो पहला है टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर स्टूडेंट्स में नीड एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्शंस। हाँ, ये बात ठीक है कि टीचर ये जानना चाह रहा है कि कहाँ कहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चे को। टू गिव स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिकली असेस द वर्क ऑफ देयर पीयर्स। नहीं, पीयर्स की बात डायग्नोस्टिक असेसमेंट में नहीं होती है। टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिज़ाइन अ करियर गाइडेंस प्रोग्राम। करियर गाइडेंस की कोई बात नहीं होती है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट एक बहुत छोटा सा असेसमेंट होता है जो टीचर कभी भी कर सकता है। ठीक है, ये कोई फाइनल असेसमेंट नहीं होता है। टू प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर अबाउट देयर टीचिंग मेथड। नहीं, टीचिंग मेथड से कोई इसका लेना देना नहीं है, तो फर्स्ट ही इसका सही करेक्ट आंसर रहेगा कि टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर स्टूडेंट्स में नीड एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10-year-old काकुली इज स्ट्रगलिंग विद डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम। ओहो, मैथ की बड़ी दिक्कतें आती हैं भाई। व्हाट कैन हर टीचर डू टू इन्हांस हर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उसको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, जो उसकी दिक्कत का सोल्यूशन उसे मिल जाए। गिव सिवियर पनिशमेंट सो दैट इट इज़ नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर। पनिशमेंट से कोई लेना देना नहीं है। गिव हर द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। देखो, डायरेक्ट अगर तुम सोल्यूशन दे दोगे तो उसने कहाँ कुछ मेहनत करी। ठीक है, टेल हर टू स्किप द प्रॉब्लम एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नहीं, ये बात भी बिल्कुल गलत है कि स्किप कैसे कर दोगे, अगर एग्जाम में आ गई वो प्रॉब्लम फिर क्या होगा। तो लास्ट क्या बचा है, इनकरेज हर टू कीप ट्राइंग एंड ऑफर स्कैफोल्डिंग व्हेन नीडेड। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे परसीव्स डैश टू बी डैश एंड लेव वाइगॉट्स्की बिलीव्स डैश टू बी डैश। देखो, जीन पियाजे का क्या कहना था, प्राइवेट स्पीच की जीन पियाजे ने बात नहीं करी थी, वो लेव वाइगॉट्स्की ने करी थी। ठीक है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, फोर्थ भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे ने प्राइवेट स्पीच की बात नहीं करी थी, वो ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करते थे। सेकंड या थर्ड में से कोई एक ठीक है। चलो देखते हैं कौन सा ठीक है। जीन पियाजे परसीव्स ईगोसेंट्रिक स्पीच अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। हाँ, ये बात ठीक है। उन्होंने जीन पियाजे ने ये बात कही थी कि ईगोसेंट्रिक स्पीच कब आती है, जब बच्चे छोटे होते हैं, इमेच्योर होते हैं। और लेव वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच टू बी इफेक्टिव इन सेल्फ रेगुलेशन। हाँ, प्राइवेट स्पीच बच्चा जब करने लगता है तो वो सेल्फ रेगुलेट करता है अपने आप को। सो सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर। थर्ड क्यों नहीं है करेक्ट, क्योंकि ईगोसेंट्रिक ये किससे मिला रहे हैं, सेल्फ रेगुलेशन से, और प्राइवेट स्पीच को किससे मिला रहे हैं, इमेच्योरिटी से, जो कि बात गलत है। सो सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर। Jean Piaget perceived egocentric speech to be a sign of cognitive immaturity. Lev Vygotsky believes private speech to be effective in self-regulation. Let's move forward. 20. Universal Design for Learning, UDL बहुत important टॉपिक है। UDL को मैंने कवर कराया है अपने नोट्स में। UDL से ज़रूर कभी ना कभी ज़रूर क्वेश्चन आ जाता है। UDL डज नॉट इन्वॉल्व, तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो UDL के अंडर नहीं आता है। Practicing forms of labeling and categorizing of learners, giving all learners various ways of acquiring information and knowledge, ये UDL करता है। Providing all learners alternatives for demonstrating what the learners know, ये भी बात ठीक है। Tapping into all learners interest and offering challenges accordingly। So 2 से 4 तक ये तीनों चीज़ UDL करता है, तो कौन सा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, फर्स्ट practicing forms of labeling and categorization of learners, that would be the correct answer. 21. Which of the following statements about Lawrence Kohlberg theory is correct? कोलबर्ग की कौन सी थ्योरी थी, मोरल डेवलपमेंट वाली जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इट टेक्स इनटू अकाउंट इफेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड जेंडर और ऑन मोरल रीजनिंग। इट डज़ नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्ट एज, नहीं ये बात गलत है, वो एग्जैक्ट स्टेजेस इन्होंने स्पेसिफाई करी हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी डन थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, नहीं ये बात गलत है। इट प्रेजेंट्स कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस टू चिल्ड्रन, यही मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी कि कोलबर्ग एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बच्चे को देते थे और उससे क्वेश्चनिंग करते थे और उनके आंसर को नोट डाउन करते थे। सो फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर।
फिर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, ईच चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू प्ले, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर देयर वर्ल्ड। नहीं, ये बात गलत है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले खेलने कूदने की और एक्सपेरिमेंट करने की, तो ये तो फॉल्स हो गया। चाइल्डहुड इज़ अ यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट, ये बात गलत है। चाइल्डहुड जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट नहीं है। सो सिंपली ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर फॉल्स। चलिए आगे चलते हैं। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट प्रोमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि एनालिटिकल थिंकिंग को प्रोमोट कर रहा है। हु वॉज द लीडर ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन लीडर था, बस इसमें मेमोराइजेशन की ज़रूरत है। एक बार आपने रट लिया कि भाई ये लीडर थे, बात ख़त्म। इसमें आप कुछ भी सोच नहीं रहे हो। इन विच ईयर डिड, ये भी वही वाली बात है कि सिंपली एक साल पूछ लिया है, वो भी एक हिस्ट्री है। सबको जिसने भी याद किया उसे याद होगा कि भाई इस साल में वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था, सेकेंड वाला। विच कंट्रीज़ वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वॉर 2, ये भी बात उस याद करने की है, मेमोराइजेशन की है, रोट लर्निंग की है कि एक बार याद कर लिया फिर वो बात याद रहेगी। विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, इसमें आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है ये क्वेश्चन कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने आउटब्रेक, विच लेड टू द आउटब्रेक, विच कंट्रीब्यूटेड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, सो फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को पुश कर रहा है, प्रोमोट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, वाइल एंगेजिंग स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड, जिनको थोड़ा सा कम दिखता है, टीचर शुड यूज़, उनको क्या क्या यूज़ करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन डिवाइसेस। ऑडिटरी सिस्टम से कोई लेना देना ही नहीं है, बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है और हेयरिंग इम्पेयरमेंट का चाइल्ड नहीं है वो, तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ब्रेल अ टैक्टिकल सिस्टम, ये बात ठीक है। ब्रेल एंड ऑडिटरी सिस्टम, ऑडिटरी की फिर वही वाली बात है कि बच्चे को दिख कम रहा है, उसको सुनने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो ऑडिटरी सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, ये भी बात गलत है, तो कौन सा हो गया, ब्रेल अ टैक्टाइल सिस्टम। ब्रेल क्या होती है, वो उभरा हुआ नोट होता है जिसपे फिंगर टिप से जो विजुअली इम्पेयरमेंट का बच्चा होता है वो पढ़ लेता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट 24, so you are a teacher who wants to encourage your students to think critically and creatively। हम ऐसे टीचर हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, भाई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिटिकली और क्रिएटिवली सोचें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज मोस्ट लाइकली टू फॉस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो इस चीज़ को फॉस्टर करेगी इफेक्टिवली। लेक्चरिंग ऑन द टॉपिक एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद डिटेल्ड नोट्स, नहीं सिर्फ लेक्चरिंग से काम नहीं चलेगा, लेक्चरिंग से जो है क्रिएटिवली और क्रिटिकली थिंक नहीं कर पाएंगे बच्चे। असाइनिंग अ प्रोजेक्ट इन विच स्टूडेंट्स मस्ट मेमोराइज से कोई लेना देना नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग का। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस, हाँ ये बात ठीक है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस दिए जाएं और उनका सोल्यूशन बच्चे खुद करके लाएं। गिविंग स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस टेस्ट टू असेस देयर नॉलेज, देखो मल्टीपल चॉइस टेस्ट भी अच्छी चीज़ है लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा नहीं है वो। ठीक है, सो द अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू कम अप विद देयर ओन सोल्यूशंस। अच्छा, और इन ओपन एंडेड क्वेश्चन के हम उनसे खुद सोल्यूशन मांग रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस टेस्ट दे रहे हैं और बस बच्चों की ये देख रहे हैं कि उनको कितनी नॉलेज आती है, और वहाँ पर हम बच्चों से खुद सोल्यूशन मांग रहे हैं, जो कि बेहतर चीज़ है, बहुत बेहतर ऑप्शन है। सो थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग, कौन सा जो इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिससे हम असेसमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट की लर्निंग की। अ रूब्रिक गिवन टू स्टूडेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट आउटलाइनिंग व्हाट दे नीड टू डू टू अचीव अ सर्टेन ग्रेड, ठीक है ये बात ठीक लग रही है। अ फाइनल एग्जाम दैट कवर्स ऑल द मटीरियल लर्न थ्रू द टर्म, नहीं ये बात ठीक नहीं है। एक फाइनल एग्ज़ाम जो है वो डिटर्मिन नहीं कर सकता कि बच्चे की नॉलेज कितनी है, बच्चे को कितना आता है। मान लो फाइनल एग्ज़ाम से 10 दिन पहले बच्चा बीमार पड़ गया और वो ठीक से रिवाइज नहीं कर पाया, तो जो उसने पूरे साल पढ़ा वो अच्छे से फाइनल एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएगा। तो ये मुझे लगता है, बल्कि मुझे क्या ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है कि वो बहुत अच्छा एक टूल नहीं है असेसमेंट का।
क्विज एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग एट द बिगिनिंग ऑफ क्लास टू चेक प्रायर नॉलेज। यहाँ पर सिर्फ हम प्रायर नॉलेज देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि पढ़ाने के बाद बच्चों को कितना समझ में आया। अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज टू कंपेयर स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। नहीं, अक्रॉस कंट्री में कंपेयर करने से स्टूडेंट का असेसमेंट ठीक नहीं होगा। फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 27 असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। एज कम्पेयर टू बॉयज, गर्ल्स हैव एन इनेट टेंडेंसी टू बी अफेक्टेड मोर बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। अच्छा, और रीजन क्या है? गर्ल्स आर जेनेटिकली मोर सेंसिटिव एंड इमोशनली वीकर देन बॉयज, मेकिंग इट मोर लाइकली फॉर देम टू कन्फर्म टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। दोनों ही इसमें फॉल्स हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। यहाँ पे हमने जेंडर रोल्स प्रोवाइड कर दिए। कोई ये फैक्ट नहीं है, ये बस कुछ लोगों की ओपिनियन। नेक्स्ट आते हैं 28 क्वेश्चन पर। ये भी असर्शन का क्वेश्चन है। A 12-year-old Amna gets scared every time the teacher asks her to answer or solve the math problem on the blackboard because she fears that the teacher will scold her and she would be embarrassed. ये बात ठीक है कि वो 12 साल की बच्ची है और उसको डर लगता है कि मैं एम्बेरस ना हो जाऊँ, टीचर जो है मुझे डांट ना दे किसी गलती पर। रीज़न क्या है इसका? व्हेन स्टूडेंट्स फील अनसेफ एंड एंशियस देयर लर्निंग इज एडवर्सली अफेक्टेड। बिल्कुल बात ठीक है। यहाँ पर ए और आर दोनों बिल्कुल ठीक है, और आई थिंक आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर। 29. A teacher wants to enable meaningful and analytical learning in her class by providing opportunities for students to connect their prior knowledge to new concepts. Which of the following teaching strategies would be most effective? मतलब एक टीचर है जो चाहती है कि मीनिंगफुल और एनालिटिकल लर्निंग हो उसकी क्लास में, ठीक है, और बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से वो न्यू कॉन्सेप्ट को जोड़ना चाहती है। तो क्या उसको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद स्टेप बाय स्टेप गाइड टू ऑन हाउ टू कंप्लीट अ टास्क रिलेटेड टू द न्यू मटेरियल। देखो, स्टेप बाय स्टेप गाइड अगर दोगे तो बच्चा क्या सीखेगा, ठीक। लेक्चरिंग ऑन न्यू मटेरियल एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद अ लिस्ट ऑफ की टर्म्स टू मेमोराइज। नहीं, मेमोराइजेशन किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। असाइन स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट बुक चैप्टर एंड आंसर क्वेश्चंस एट द एंड। नहीं, सिर्फ रीडिंग से पढ़ाई नहीं होगी। Ask students to share their own experiences related to the new material and then connect them to the topic. Obvious सी बात है, fourth is the correct answer. चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा CDP का। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर, इंक्लूसिव क्लासरूम जहाँ पर हर तरीके का बच्चा शामिल हो, कोई बच्चा एक्सक्लूडेड फील ना करे, ट्राइज टू इनकरेज चिल्ड्रन टू डू बेटर बाय प्रोमोटिंग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास में तुम कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि एक व्हीलचेयर बाउंड बच्चा है और एक नॉर्मल बच्चा है। तुम उन दोनों से ये नहीं कह सकते जाओ जाकर रेस करो, देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है। Identifies deficits in children and correctly labels them. Identify deficits in children is a very wrong thing to do. ये तो inclusive classroom क्या किसी भी classroom में नहीं करनी चाहिए। Segregates children based on different academic capabilities. Segregation is not allowed. Modifies the curriculum and pedagogical strategies to suit varied needs of children. Yes, fourth is the करेक्ट आंसर कि वो मॉडिफाई करता है अपने करिकुलम को, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज को, ताकि सारे बच्चों की जो ज़रूरत है उसको वो पूरा कर सके। सो फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हमने अपना पूरा 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर सीटेट पेपर 2 के। I hope you enjoyed this video and learned something new here, and if you did then you can like, share and subscribe to my YouTube channel, and thank you for watching.